भारत का इतिहास अनगिनत राजाओं, योद्धाओं और महान साम्राज्यों की गाथाओं से भरा पड़ा है। समय समय पर कई आक्रमणकारी इस धरती पर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने न केवल भारत पर विजय प्राप्त की, बल्कि इसकी मिट्टी में अपने अस्तित्व को घोल दिया। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक ऐसा ही अध्याय है जिसने 300 वर्षों तक इस उपमहाद्वीप पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल उठता है, मुगल भारत क्यों आए? कैसे एक छोटे से मध्य एशियाई राज्य का शासक एक महान साम्राज्य का निर्माता बना? और कैसे यह वंश बाबर से शुरू होकर बहादुर शाह जफर तक पहुंचा, जिसने भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम इसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें युद्ध भूमियों से लेकर शानदार महलों तक और सत्ता के चरम से लेकर विनाश की गर्त तक ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं भारत में मुगल युग की पूरी कहानी। 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत एक बिखरे हुए देश की तस्वीर पेश कर रहा था। दिल्ली सल्तनत का वैभव धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तुगलक वंश और फिर लोदी वंश ने शासन तो किया, परंतु आंतरिक कलह, कमजोर नेतृत्व और बार बार के आंतरिक विद्रोहों ने सल्तनत की जड़ें हिला दी थी। देश के कोने कोने में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उभर रहे थे। बंगाल, मालवा, गुजरात, जौनपुर और दक्षिण में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य अपनी अपनी शक्ति स्थापित कर रहे थे। केंद्र सरकार का प्रभाव क्षीण हो चुका था और पूरा भारत राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इब्राहिम लोदी एक कठोर और अभिमानी शासक था। उसकी नीतियों ने अमीरों, राजाओं और सेना के कई उच्च अधिकारियों को असंतुष्ट कर दिया था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और दिल्ली के पूर्व शासक के वंशज आलम खान ने इब्राहिम लोदी से नाराज होकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण भेजा। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने बाबर के लिए रास्ता साफ कर दिया था। कोई मजबूत, केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी जो बाहरी आक्रमण का मिलकर विरोध कर सकती। भारत प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ भूमि, समृद्ध व्यापार और सांस्कृतिक विविधता के कारण सदियों से सोने की चिड़िया कहलाता रहा था। यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारी सदैव इसकी ओर आकर्षित होते रहे। बाबर के मन में भी भारत की समृद्धि के किस्से गहरे बैठ चुके थे। उसके लिए भारत एक सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो उसकी परेशानियों और खोए हुए साम्राज्य का विकल्प बन सकता था। इसी अस्थिरता, बिखराव और अवसर के वातावरण में बाबर ने भारत की ओर कदम बढ़ाया, एक नई गाथा लिखने के लिए जो अगले 300 वर्षों तक भारत की रगों में दौड़ेगी। बाबर संस्थापक की कहानी 1526 से 1530। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी, आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर लंग और चंगेज खान, दोनों महान आक्रमणकारियों का वंशज था। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके भीतर प्रारंभ से ही एक योद्धा और विजेता बनने की आग धधक रही थी। पिता की मृत्यु के बाद बाबर ने कम उम्र में ही फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन सत्ता की लड़ाई और प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्रों ने उसे अपना राज्य बार बार खोने और पाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में समृद्ध समरकंद की चमक थी, पर किस्मत उसे वहां टिकने नहीं देती थी। बार बार के संघर्षों से थककर बाबर की निगाहें दक्षिण की ओर मुड़ने लगीं, भारत की ओर। भारत के बारे में बाबर ने बहुत कुछ सुना था, यहाँ की अपार धन संपदा, बिखरी हुई राजनीतिक स्थिति और लचर सैन्य संगठन। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विद्रोही संबंधियों ने बाबर को आमंत्रित किया, जिससे बाबर को भारत पर आक्रमण करने का उचित अवसर मिल गया। 1526 में बाबर ने अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया और उसकी सेना ने कंधार और पंजाब होते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक लड़ा गया, पहला पानीपत का युद्ध। बाबर की सेना लगभग 12,000 सैनिकों की थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सैनिक और 1,000 हाथी थे।
लेकिन बाबर केवल संख्या से नहीं बल्कि रणनीति से युद्ध जीतने वाला था। उसने अपने सैनिकों को तुर्की तोपखाना और तुर्की शैली की तुलुगमा रणनीति के अनुसार व्यवस्थित किया। सेना के बीच में तोपें और पीछे रस्सियों से बंधे हुए बैलगाड़ी के रथों की दीवार खड़ी की गई। जब युद्ध शुरू हुआ तो बाबर की तोपों ने इब्राहिम की सेना में खलबली मचा दी। हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। पानीपत की विजय ने बाबर के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1527 में उसे राजस्थान के शक्तिशाली राजा राणा सांगा से मुकाबला करना पड़ा। राणा सांगा ने विभिन्न राजपूत और अफगान सरदारों को एकत्र कर बाबर के खिलाफ एक विशाल सेना बनाई। यह संघर्ष हुआ खानवा के मैदान में। खानवा का युद्ध बाबर के लिए एक कठिन परीक्षा थी। उसने इस युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, ताकि इस्लामी सैनिक धर्म युद्ध के नाम पर उत्साहित होकर लड़ सके। एक बार फिर बाबर की आधुनिक युद्ध तकनीक ने कमाल दिखाया। तोपों और घुड़सवार सैनिकों की चपलता ने राणा सांगा की पारंपरिक भारी घुड़सवार सेना को मात दे दी। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः युद्ध हार गया। इस विजय ने बाबर की स्थिति को भारत में स्थिर कर दिया और दिल्ली तथा आगरा की सत्ता उसके हाथों में मजबूती से आ गई। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में भी राजपूतों को पराजित किया और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। बाबर ने अपने अंतिम वर्षों में कई प्रशासनिक सुधार किए और भारत में अपनी सल्तनत की नींव को मजबूत किया, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। 1530 में आगरा में बाबर का निधन हो गया। मरते समय बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को गद्दी सौंपी। बाबर न केवल एक योद्धा था बल्कि एक लेखक और कवि भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा फारसी और तुर्की भाषाओं में लिखी गई, जो आज भी एक अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है। बाबर ने न केवल भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया बल्कि यहाँ एक नई सांस्कृतिक धारा का आरंभ भी किया, जिसमें फारसी कला, वास्तुकला और साहित्य की छाप साफ दिखाई देती है। बाबर की जिंदगी संघर्षों और विजय की कहानी थी। उसने जो बीज बोए थे वे आने वाले वर्षों में एक विशाल और महान साम्राज्य का रूप लेने वाले थे, मुगल साम्राज्य। हुमायूं संघर्ष और पुनर्निर्माण की कहानी 1530 से 1556। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में उसके सबसे बड़े पुत्र हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उसके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। बाबर ने भारत में एक साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, मगर उसे पूरी तरह संगठित और स्थिर नहीं किया था। हुमायूं को विरासत में एक बिखरा हुआ राज्य मिला था, जहां शक्तिशाली अफगान सरदार, राजपूत राजा और नए उभरते नेता अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही हुमायूं के अपने भाइयों कामरान मिर्जा, हिंदाल मिर्जा और अस्करी मिर्जा के बीच आपसी द्वेष और सत्ता संघर्ष ने उसकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया था। हुमायूं का शासनकाल शुरुआत से ही संघर्षों से भरा रहा। सबसे पहली चुनौती थी अफगान नेता शेर खान, जो बाद में शेरशाह सूरी बना। शेर खान एक बेहद प्रतिभाशाली योद्धा और कुशल प्रशासक था, जिसने बिहार और बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। हुमायूं ने शेर खान को कमजोर समझने की भूल की और 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान से करारी हार खाई। इस हार ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। शेर खान ने खुद को शेरशाह सूरी घोषित कर दिया और भारत में सूरी वंश की स्थापना कर दी। हुमायूं ने हार मानने की बजाय एक बार फिर संघर्ष किया, लेकिन 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद के वर्षों में हुमायूं एक निर्वासित सम्राट की तरह रहा, दर दर भटकता रहा, कभी राजस्थान के शासकों से मदद मांगता,
कभी सिंध के रेगिस्तानों में संघर्ष करता। अंततः उसे ईरान के शाह तहमास्प से शरण मिली। शाह तहमास्प के सहयोग से हुमायूं ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया और एक नई शुरुआत की योजना बनाई। इन कठिन वर्षों ने हुमायूं को परिपक्व बना दिया। वह अब पहले जैसा भावुक और कमजोर राजा नहीं रहा था। धीरे धीरे उसने अपने सैन्य बल को पुनः संगठित किया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। और वह अवसर आया 1555 में, जब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। शेरशाह की मृत्यु के बाद सूरवंश में कमजोरी आ गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए हुमायूं ने पंजाब पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता गया। 22 जून 1555 को हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और लगभग 15 वर्षों बाद एक बार फिर मुगल ध्वज दिल्ली पर फहराया। लेकिन यह विजय ज्यादा लंबे समय तक जश्न में नहीं बदली। जनवरी 1556 में एक दिन अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह सीढ़ियों से उतरते समय अल्लाहू अकबर कहते हुए गिरा था और सिर में गहरी चोट के कारण उसकी मौत हो गई। हुमायूं का जीवन एक बेहद दिलचस्प कहानी है, संघर्ष, पराजय और पुनः विजय की। भले ही उसके शासनकाल को बहुत स्थिर और प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके प्रयासों ने मुगल साम्राज्य को एक नया जीवन दिया। और उसकी असली विरासत थी उसका बेटा अकबर, जो आने वाले समय में मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाने वाला था। अकबर महानतम मुगल सम्राट 1556 से 1605। हुमायूं की अचानक मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर केवल 13 वर्ष का था। इस नाजुक परिस्थिति में अकबर के संरक्षक और सेनापति बैरम खां ने उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। लेकिन सम्राट बनते ही अकबर को एक भीषण चुनौती का सामना करना पड़ा। सूरवंश का नेता हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है, दिल्ली पर अधिकार कर चुका था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच। प्रारंभ में युद्ध में हेमू की सेना भारी पड़ती दिखी, लेकिन तभी एक तीर हेमू की आंख में लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके घायल होते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई और मुगलों ने युद्ध जीत लिया। इस विजय ने अकबर के शासन की नींव को मजबूत कर दिया और दिल्ली तथा आगरा एक बार फिर से मुगल सत्ता के अधीन आ गए। प्रारंभिक वर्षों में बैरम खां ने अकबर के लिए राजकाज संभाला, लेकिन कुछ समय बाद अकबर ने खुद सत्ता संभालने का निश्चय किया। बैरम खां को सम्मान के साथ विदाई दी गई और इस तरह से एक नए युग की शुरुआत हुई, अकबर के स्वर्णिम युग की। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में प्रशासनिक कुशलता, सांस्कृतिक समन्वय और राजनीतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। अकबर ने केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि समझदारी, संवाद और नीति कुशलता से भारत का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसने विभिन्न राजपूत राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह कर अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इसके बाद कई राजपूत राजा अकबर के साम्राज्य के सहयोगी बन गए। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तरी भारत, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक कर लिया। उसने मालवा के बाज बहादुर को हराया, गुजरात पर अधिकार कर लिया, बंगाल में अफगानों को पराजित किया और काबुल कंधार के सीमाई इलाकों को सुरक्षित किया। लेकिन केवल युद्ध जीतना ही अकबर की महानता नहीं थी। उसका असली योगदान भारत के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करना था। उसने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली स्थापित की। मानसबदारी प्रणाली के तहत अधिकारियों को रैंक और तनख्वाह दी जाती थी, जिससे सेना और प्रशासन दोनों में अनुशासन बना। जागीरदारी व्यवस्था के माध्यम से जमीन का बंटवारा और कर संग्रहण सुचारू रूप से हुआ। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को भी प्रोत्साहित किया। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आदर।
1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित कर संवाद किया जाता था। बाद में अकबर ने एक नया धार्मिक दर्शन दीन-ए-इलाही का भी प्रतिपादन किया, जो विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों का संगम था। हालांकि दीन-ए-इलाही का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन यह अकबर की सोच और दूरदर्शिता को दर्शाता है। अकबर कला, संस्कृति और वास्तुकला का भी महान संरक्षक था। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और लाहौर किला जैसी इमारतें उसके समय की शानदार धरोहर हैं। चित्रकला, संगीत और साहित्य को भी अकबर के दरबार में खूब बढ़ावा मिला। तानसेन जैसे संगीतज्ञ, बीरबल जैसे बुद्धिमान दरबारी और अबुल फजल जैसे इतिहासकार अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक उदार, विचारशील और धर्मनिरपेक्ष राजा भी था। उसने भारत में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां विविध संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं एक साथ फल फूल सकीं। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, तब वह केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि एक युग का निर्माता बन चुका था। उसकी विरासत आने वाली सदियों तक भारत की आत्मा में गूंजती रही। जहांगीर न्यायप्रिय शासक और कलाओं का संरक्षक, 1605 से 1627। 1605 में अकबर के निधन के बाद उसका पुत्र जहांगीर, पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, मुगल साम्राज्य का सम्राट बना। जहांगीर का शासनकाल अकबर द्वारा बनाए गए आधारों पर ही आगे बढ़ा, लेकिन उसकी अपनी अलग पहचान भी थी, एक ऐसा शासक जो न्यायप्रियता, कला प्रेम और व्यक्तिगत संवेदनशीलता के लिए जाना गया। जहांगीर ने सत्ता संभालते ही एक महत्वपूर्ण घोषणा की, मैं न्याय को सर्वोपरि रखूंगा। इसी सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए उसने दिल्ली के किले के बाहर जंजीर-ए-अदालत, न्याय की जंजीर लगवाई। कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस सोने चांदी की जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। यह प्रतीक बन गया मुगल प्रशासन की न्यायप्रियता का। जहांगीर के शासनकाल में कला और चित्रकला को स्वर्णिम युग प्राप्त हुआ। अकबर के समय शुरू हुई मुगल चित्रकला ने जहांगीर के समय अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंचकर अत्यधिक परिष्कृत रूप धारण किया। प्राकृतिक दृश्यों, फूलों, पक्षियों और जंतुओं के सूक्ष्म चित्रण में महारत हासिल की गई। चित्रकला में यथार्थवाद का अद्भुत समावेश देखने को मिला। जहांगीर का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, लेकिन फिर भी उसे समय समय पर विद्रोहों और सीमाओं पर अस्थिरता का सामना करना पड़ा। खासकर दक्षिण भारत में अहमदनगर की मलिका चांद बीबी के प्रतिरोध और अन्य दक्कनी ताकतों से संघर्ष चलता रहा। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के साथ भी लंबे संघर्ष के बाद संधि हुई, जिससे मुगल राजपूत संबंध और प्रगाढ़ हो गए। जहांगीर के शासन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी नूरजहां। नूरजहां, मूल नाम मेहरुनिस्सा, असाधारण सुंदरता और राजनीतिक बुद्धिमत्ता वाली महिला थी। विवाह के बाद नूरजहां ने न केवल सम्राट का हृदय जीत लिया, बल्कि धीरे धीरे साम्राज्य के कई निर्णयों पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उसे मुल्क की मालकिन कहा जाने लगा। कुछ समय के लिए जहांगीर के सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम अंकित कराया गया था, जो उस युग में एक अभूतपूर्व घटना थी। विदेशी संपर्कों के संदर्भ में भी जहांगीर का युग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अंग्रेजों के साथ पहला आधिकारिक संपर्क इसी समय हुआ। 1615 में सर थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया। सर थॉमस रो ने मुगल दरबार में अंग्रेजों के व्यापारिक हितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि प्रारंभिक तौर पर यह बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन यही संपर्क आगे चलकर भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव का बीज बन गया। जहांगीर व्यक्तिगत रूप से प्रकृति प्रेमी था। उसे बाग बगीचों से विशेष लगाव था। कश्मीर उसकी प्रिय जगहों में से एक था और वहां वह अक्सर गर्मियों में विश्राम के लिए जाया करता था। उसकी आत्मकथा तुझुक जहांगीरी उसके व्यक्तित्व और प्रशासनिक दृष्टिकोण की झलक देती है।
इसमें उसने अपने शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण और अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है। 1627 में अपने शासन के 22वें वर्ष में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसका शव लाहौर में दफनाया गया, जहां आज भी उसकी समाधि मुगल स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। जहांगीर का शासन एक ऐसे सम्राट की कहानी है जिसने युद्ध से अधिक कला, न्याय और सौंदर्य में अपनी रुचि दिखाई। उसके शासन में मुगल साम्राज्य ने सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों में अद्वितीय ऊंचाइयां प्राप्त की और उसकी इस विरासत ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समृद्ध किया। शाहजहां, मुगल वैभव और ताजमहल का स्वर्ण युग 1628 से 1658। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में उसके पुत्र शाहजहां, पूरा नाम खुर्रम, ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहां का युग मुगल साम्राज्य के वैभव और समृद्धि का चरम बिंदु माना जाता है। यह वह समय था जब मुगल कला, स्थापत्य, संस्कृति और प्रशासन ने अपने सबसे शानदार रूप को प्राप्त किया। शाहजहां का प्रारंभिक शासनकाल शक्तिशाली था। सत्ता संभालते ही उसने अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर साम्राज्य में स्थिरता स्थापित की। उसने सीमाओं को सुरक्षित किया और डेक्कन के राज्यों, खासकर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ मुहिम चलाई। कंधार को फिर से जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन ईरानियों से उसे स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। परंतु शाहजहां की सबसे बड़ी पहचान युद्धों या प्रशासन से नहीं, बल्कि उसके अद्वितीय स्थापत्य प्रेम से जुड़ी है। उसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला ने अद्वितीय ऊंचाइयां छुईं। उसने दिल्ली में भव्य लाल किला, रेड फोर्ट और उसमें स्थित दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास का निर्माण कराया। आगरा का किला भी उसके काल में सजाया संवारा गया। लेकिन जब भी शाहजहां का नाम लिया जाता है, एक स्मारक सबसे पहले सामने आता है, ताजमहल। यह श्वेत संगमरमर का अद्भुत मकबरा शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में एक संतान जन्म देते समय हो गई थी। शाहजहां ने मुमताज से अत्यंत प्रेम किया और उसकी मृत्यु ने उसे गहरे शोक में डुबो दिया। ताजमहल इसी प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा हुआ, कला, प्रेम और वास्तुकला का ऐसा संगम जो आज भी पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करता है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगर, शिल्पकार और वास्तुशिल्पी लगे। मकराना के संगमरमर, कीमती रत्नों और महीन नक्काशी ने इसे स्थापत्य कला का अजूबा बना दिया। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि मुगल स्थापत्य का सर्वोच्च उदाहरण है, संतुलन, समरूपता और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध था। भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। यूरोपीय व्यापारी, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी भारतीय बंदरगाहों पर व्यापार के अवसर तलाश रहे थे। लेकिन आंतरिक शांति और विशाल संसाधनों के बावजूद शाहजहां के शासन के अंतिम वर्षों में समस्याएं उभरने लगीं। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इस बीमारी ने उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का भीषण संघर्ष छेड़ दिया। उसके 4 प्रमुख पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह उसका उत्तराधिकारी बने। दारा विद्वान, उदार और सूफी विचारों का पोषक था। लेकिन अन्य पुत्र, खासकर औरंगजेब, सत्ता के लिए कटिबद्ध थे। 1658 में औरंगजेब ने चालाकी से युद्धों में अपने भाइयों को हराया, दारा शिकोह को बंदी बनाया और बाद में उसकी हत्या करवाई। औरंगजेब ने स्वयं को सम्राट घोषित किया और शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ताजमहल को देखते हुए एकांत में बिताया। कहा जाता है कि वह अंतिम समय तक मुमताज महल की याद में डूबा रहा। 1666 में उसकी मृत्यु हुई और उसे मुमताज के बगल में ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहां का युग वास्तव में मुगल साम्राज्य का सबसे भव्य, सबसे सुंदर अध्याय था। कला, स्थापत्य,
संगीत, साहित्य और व्यापार, हर क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां हुई। लेकिन यह वैभव टिकाऊ नहीं था। उत्तराधिकार का संघर्ष और अंदरूनी कमजोरियां धीरे धीरे साम्राज्य के क्षय की ओर संकेत कर रही थी। औरंगजेब साम्राज्य का विस्तार और पतन की शुरुआत 1658 से 1707। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब, पूरा नाम मोहम्मद मुबिनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर, ने 1658 में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब को एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और आक्रामक शासक के रूप में जाना जाता है। उसने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियां, कठोरता और शासन शैली अंततः साम्राज्य के पतन की दिशा में एक बड़ा कारण बनी। औरंगजेब का आरंभिक शासन एक सैन्य विजय से भरा हुआ था। सबसे पहले उसने अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद के खिलाफ युद्ध लड़ा। दारा शिकोह को हराकर उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया। हालांकि दारा का पतन और उसकी हत्या ने उसे साम्राज्य की गद्दी तक पहुंचाया, लेकिन इस युद्ध के परिणामस्वरूप औरंगजेब ने अपने परिवार और अपनी सगे संबंधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई, जो उसकी आगामी नीतियों को प्रभावित करने वाला था। औरंगजेब ने एक बड़ा कदम उठाया और दक्षिण भारत के दक्कनी राज्य, विशेष रूप से बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। दक्षिण में उसके अभियानों की शुरुआत 1681 में हुई, जब उसने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू किया। 1687 में उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया, लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। दक्षिण में लगातार चलने वाले युद्धों ने मुगल सेना को थका दिया और इससे साम्राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। इस दौरान राजपूतों के साथ संघर्ष भी जारी रहा। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा, हालांकि उसने कभी भी पूर्ण रूप से राजपूतों को समर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया। फिर भी उसने राजपूतों के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। धार्मिक नीतियां और प्रशासन। औरंगजेब का शासनकाल धार्मिक रूप से अत्यधिक सख्त था। उसने जजिया कर को पुनः लागू किया, जो हिंदू व्यापारियों और किसानों से लिया जाने वाला एक कर था। इसके अलावा उसने मंदिरों को नष्ट करने की नीति अपनाई, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। उसने न केवल हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, बल्कि उनके निर्माण पर प्रतिबंध भी लगाया, जैसे कि काशी और मथुरा में मंदिरों को नष्ट करना। औरंगजेब ने खुद को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में प्रस्तुत किया और शरीयत, इस्लामिक कानून के पालन पर जोर दिया। उसने मुगल साम्राज्य के शासन में हिंदू शाही परिवारों से वैवाहिक संबंधों को भी सीमित कर दिया, जो पहले अकबर के शासन में एक सामान्य नीति थी। इस तरह की नीतियों ने उसकी छवि को विवादित बना दिया, खासकर गैर मुस्लिम समुदायों के बीच। साम्राज्य में आर्थिक संकट। औरंगजेब का सबसे बड़ा दोष था कि उसने लगातार युद्धों के कारण साम्राज्य के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। दक्षिण भारत में लंबी लड़ाई, विशेष रूप से मराठों के खिलाफ, ने उसे बहुत अधिक संसाधन और समय खर्च कराए। मराठों ने औरंगजेब की सेना को थका दिया और उन्होंने समय समय पर आक्रमण किए, जिनका सम्राट के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं था। शाही खजाने पर इस निरंतर संघर्ष का असर पड़ा और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। इसी समय मराठा साम्राज्य के उदय ने औरंगजेब के लिए नई चुनौती पेश की। मराठों के शाही नेता शिवाजी महाराज ने उसके साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा और दक्षिण में एक मजबूत ताकत बन गए। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने के लिए व्यापक सैन्य अभियान चलाए, लेकिन वह कभी भी उन्हें पूरी तरह से हरा नहीं सका। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 80 साल की उम्र में वह बीमार था और एक लंबे युद्धों के दौरान अपने साम्राज्य को स्थिर नहीं रख पाया था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उसके कई बेटे थे, लेकिन बहादुर शाह जफर ने अंततः साम्राज्य की गद्दी संभाली, जो आने वाले समय में साम्राज्य की स्थिरता नहीं ला सका।
औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य ने अपने क्षेत्रीय विस्तार की चरम सीमा तक पहुंचने के बावजूद उसे स्थिरता और एकता में कोई सशक्तिकरण नहीं दिया। उसकी कठोर धार्मिक नीतियों, युद्धों और शासन की गलत रणनीतियों के कारण साम्राज्य में आंतरिक असंतोष और विद्रोह बढ़ गए और यही असंतोष उसकी महानता को धूमिल कर गया। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक 1707 से 1857। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य ने अपने सबसे शक्तिशाली शासक को खो दिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर, पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह, ने 1707 में गद्दी पर बैठने के बाद साम्राज्य की कमान संभाली। बहादुर शाह जफर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए एक अंधकारमय युग की शुरुआत था, जो अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। जब बहादुर शाह जफर ने शासन संभाला, तब तक मुगल साम्राज्य पहले ही कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था। साम्राज्य की शक्ति और वैभव घट चुके थे और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों, युद्धों और प्रशासन की कमजोरी के कारण साम्राज्य की अखंडता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। बहादुर शाह जफर को शुरू में एक प्रतीकात्मक शासक के रूप में देखा गया, जो अधिकतर अपने दरबार में कवि और साहित्यिक गतिविधियों में लगे रहते थे। उन्हें एक अच्छे शायर और कवि के रूप में पहचाना जाता था और उनके दरबार में कई महान शायरों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। लेकिन वास्तविकता यह थी कि साम्राज्य के प्रशासनिक मामलों में उनकी भूमिका बहुत सीमित थी। उनके राज्यकाल में असल में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, जो धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। बहादुर शाह जफर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य पहले से ही क्षय की ओर बढ़ रहा था। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और असंतोष बढ़ रहा था। सिखों, मराठों और राजपूतों के साथ संघर्ष अब आम बात बन चुका था और मुगल साम्राज्य अपनी पुरानी ताकत खो चुका था। बहादुर शाह के पास अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की ताकत नहीं थी। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दौरान भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ब्रिटिशों ने धीरे धीरे विभिन्न मुगल राज्यों को अपने अधीन किया और 1857 के विद्रोह से पहले तक पॉलिटिकल डोमिनेशन की स्थिति में थे। 1857 का विद्रोह। 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप में पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 का विद्रोह या मुतिनी कहते हैं, यह विद्रोह भारतीय सैनिकों, सिपाहियों, किसानों और अन्य वर्गों द्वारा किया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। बहादुर शाह जफर, जो अब दिल्ली के सत्तारूढ़ सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक वृद्ध और कमजोर शासक के रूप में थे, इस विद्रोह के प्रतीक बन गए। यह विद्रोह दिल्ली में जफर के नेतृत्व में हुआ था और उन्होंने इसे अपने साम्राज्य की अंतिम कोशिश के रूप में देखा। विद्रोह के शुरुआती दिनों में बहादुर शाह जफर ने सभी भारतीयों के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह विद्रोह तब विफल हो गया जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे कुचल दिया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने पकड़ा और उन्हें रंगून, अब यांगून, म्यांमार भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी शेष जिंदगी निर्वासन में बिताई। वह 1862 में रंगून में निधन हो गए और इस तरह से मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हुआ। बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि मुगल साम्राज्य का आधिकारिक पतन हुआ, लेकिन उसकी सांस्कृतिक, स्थापत्य और ऐतिहासिक धरोहर आज भी भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है। मुगल साम्राज्य ने भारत को एक समृद्ध कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत और वास्तुकला की विरासत दी, जो आज भी दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त करती है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और अकबर का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्मारक मुगल साम्राज्य के अद्वितीय योगदान को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत मुगल साम्राज्य की यात्रा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत की कला, संस्कृति,
और इतिहास को अनमोल धरोहर दी। मुगल सम्राटों के संघर्ष, विजय और पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।